ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन समझिए 2 मिनट, फिर बाद में ड्रॉ कीजिएगा। अभी क्वेश्चन ड्रॉ नहीं करना है और अभी आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, देखिए यहां पर 2 मास हैं, एक 2 kg है, एक 6 kg है। ठीक है, 4 kg है, ठीक, सॉरी, और उनके बीच का सेपरेशन 6 मीटर है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ये 2 kg मास को, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, कि अभी जो अरेंजमेंट है उसमें 2 kg और 4 kg है, सेपरेशन कितना है 6 मीटर। हमने एक को ऑरिजिन मान लिया है, आप इसको भी ऑरिजिन मान सकते हैं। यदि इसको ऑरिजिन मानिएगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -6 मीटर होगा ना, और यदि इसको ऑरिजिन मान रहे हैं तो इसका +6 मीटर होगा। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि यदि हम इस 2 kg मास को यहां शिफ्ट कर दें, 2 kg मास को 1 मीटर किधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दें, तो हम इसको किधर से कितना शिफ्ट करें, इसको कहां कितना शिफ्ट करें, सो दैट its center of mass will remain same, वहीं रह जाए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ में आया? मतलब 2 kg मास को यदि हम 1 मीटर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होगा। तो हम इस जो बी बॉल जो है या बी मास जो है उसको हम इधर कितना शिफ्ट करें या इधर कितना शिफ्ट करें, आप डिपेंड करता है कि किधर आप शिफ्ट करें। लेकिन शर्त यह है कि इसको जब शिफ्ट करें तो उसका सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझिए, इतना तो कॉमन सेंस से आपको फील आ रहा होगा कि जो बी मास है, बी मास को पॉजिटिव एक्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या नेगेटिव एक्स की तरफ। बी मास को यदि आप पॉजिटिव एक्स की तरफ शिफ्ट करेंगे या अंदर की तरफ, वो देखते हैं, डायमेंशन से ही आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये दूरी जो है थोड़ा देर के लिए एक्स है, क्योंकि हमको पता नहीं कि बी से बी डैश कहां होगा, तो हम उसको एक्स मान लिए। ठीक है, और इधर 1 मीटर शिफ्ट करेंगे। पहले when both masses at its initial position, यदि इनिशियल पोजीशन पे है, मतलब कहां, ए और बी पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से सेंटर ऑफ मास ये मान लेते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये दूरी क्या होगा, x1 होगा, और इस दूरी को x2 कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x1 इज इक्वल टू 4 इंटू x2 लिख सकते हैं क्या, बोलिए, ये लिख सकते हैं इनिशियली। तो 2 मतलब x1 मतलब ये 2 इंटू x1, याद है, m1 इंटू x1 बराबर m2 इंटू x2। ठीक है, तो ये तो एक पहला ये रिलेशन हो गया, फर्स्ट। अब जब उनको शिफ्ट कर दिया गया है, तो शिफ्ट कर दिया गया है तो सेंटर ऑफ मास से इधर शिफ्ट हुआ, तो x1 प्लस 1 हो गया इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू x2 प्लस x, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को वहीं रखना है, उसको नहीं करना। तो ये यदि ये पॉइंट को हम C मान लेते हैं, तो अब क्या सिचुएशन आया, C से A डैश का दूरी कितना हुआ, x1 प्लस 1। अब C से B डैश का दूरी क्या हुआ, x2 प्लस x, तो यहां लिख दिए। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2x1 प्लस कितना 2 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 4x। ठीक है, 2x1 और 4x2 को हम कट कर सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहां से क्या बचा, 4x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या आ गया 1/2, यानी कि 1/2 मीटर, और प्लस में आया है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा। समझ पाए इस बात को? तो इसका मतलब है कि सेकंड वाले मास को, यानी बी मास को हम x/2 डिस्टेंस यानी 1/2 मीटर हम शिफ्ट कर देंगे, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब इसमें हमको यह भी पता है कि x1 प्लस x2 कितना है, 6 है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगा, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, अगला क्वेश्चन में सेम उसी तरह है। ये मान लीजिए कि ए पोजीशन है और यहां पर मास 2 kg है, और एक यहां पोजीशन है, यहां मास सपोज 6 kg है। इनके बीच का सेपरेशन 8 मीटर है, और इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं यहां पोजीशन पे ए डैश पर, और ये डिस्टेंस को 2 मीटर ले रहे हैं हम लोग। तो इसको कितना शिफ्ट करना है, ये डिस्टेंस x कितना होगा, सो दैट कि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो 0.5 मीटर से डिस्प्लेस हो जाए। तो आपको कहना है कि फाइंड द लेंथ कौन सा, x, सच दैट सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड बाय 0.5 मीटर। ये क्वेश्चन समझ पाए। इसमें हमने फर्स्ट मास को कितने पे डिस्प्लेस किया, 2 मीटर पर। तो हमको ये बी इधर कितना शिफ्ट हो सके कि सेंटर ऑफ मास जो पहले था उससे वो 0.5 मीटर बी की तरफ शिफ्ट हो गया, कितना, 0.5 मीटर। तो ऐसा ये लेंथ कितना होगा, सेम उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह बनेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, पहला सिचुएशन इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हम क्या लिख सकते हैं, जब ये सी पोजीशन था तो ये दूरी को हम x1 बोलेंगे, और ये दूरी कितना होगा, x2 होगा, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, 2x1 बराबर 6x2 लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब जब व्हेन बॉल आर शिफ्टेड, जो बॉल को शिफ्ट कर दिया गया तब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास देखिए यहां आ गया। अब तो x1 प्लस 0.5 और प्लस 2 इंटू 2 लिखेंगे, समझिए। जब सेंटर बॉल शिफ्ट किया गया तो सेंटर मास 0.5 शिफ्ट हो गया ना, तो अब ये सेंटर मास सी डैश हो गया, तो सी डैश से ए डैश का दूरी लेना है हमको। अब नया जो अरेंजमेंट है उसमें x1 क्या हो गया हमारा, x1 नहीं रहा, x1 हमारा 0.5 प्लस x1 प्लस 2 रहा, तो वो पुट कर दिए, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू, आपको यहां से यानी सी से बी का दूरी लेना है, तो ये होगा कितना, x2 माइनस 0.5, x2 माइनस 0.5 और प्लस कितना x। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया, 4 प्लस 2x1 प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू, यहां पर तो 6 आएगा ना, 6 आएगा, तो 6x2 माइनस 3 और प्लस 6x लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां 2x1 बराबर 6x2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां कितना बचा, 5 इज इक्वल टू -3 प्लस 6x, ये इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू कितना, 6x, तो x इज इक्वल टू 8/6 यानी कि 4/3, तो x बराबर 4/3 मीटर। ये भी पॉजिटिव आया है, यानी 4/3 मीटर। समझ पाए बात को, जे मेंस में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। चलिए दोनों सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये इतना आसान लगता है ना, जब एक साथ पूरा का पूरा 30 चैप्टर का, सिर्फ फिजिक्स में 30 चैप्टर का क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से पूछ रहा है। मान के चलिए कि 98 चैप्टर्स को एक साथ आपको रिवाइज करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर के 98 चैप्टर हो जाता है, 11 12।
मेरे साथ क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए। एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, चार मास वहां पर अलग अलग पोजीशंस पर एस्टेब्लिश हैं, छोटे पार्टिकल्स, सबका साइज ए है। आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन मतलब आरसीएम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ड्रॉ कीजिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन बताते हैं। और हमको चार अलग अलग नहीं लेना है, हमको टू मास सिस्टम या टू पार्टिकल सिस्टम का जो हमने बताया उसी पे कन्वर्ट कर लेना है इसको। हो गया, सब लोग ड्रॉ कर लिए? देखिए यहां पर, यहां देखिए, जैसे ये पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको बी, सी और डी, ठीक है। हम इसको ओरिजिन लेके चलते हैं तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों दो मास है, इन दोनों का कंबाइंड यदि हम सेंटर ऑफ मास ले तो ये पोजीशन होगा। चूंकि मास सेम है तो सिमेट्री आएगा, तो ये भी डिस्टेंस a/2 होगा और ये भी डिस्टेंस a/2 होगा। यहां पर कितना 4m होगा मास, मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट मास हम यहां मान सकते हैं, जिसका कि मास कितना होगा 4m होगा। और कहां होगा तो a/2 पे होगा, यानी y एक्सिस से a/2 पे होगा। उसी तरह ये और ये मास सेम मैग्नीट्यूड का है, यहां m और यहां 2m होता तो हम शिफ्ट करते उसको, लेकिन यहां दोनों जगह m है तो एग्जैक्टली 20 में होगा। ये दूरी भी a/2 होगा और ये दूरी भी a/2 होगा ऐसा। तो अब हम इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, हमारे पास टू मास सिस्टम आ गया, फिर से टू मास सिस्टम आ गया। एक 4m है और एक m 2m है, ठीक है। तो 2m और 4m दो मास सिस्टम है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, ये लेंथ कितना होगा a। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम कि उसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये पॉइंट D है ना, इस पॉइंट को E मान लीजिए, इस पॉइंट को F मान लीजिए, इस पॉइंट को O मान लीजिए। तो अब आप ये देखिए, यहां 2m है और यहां इन बीच का ये x1 कहलाएगा और ये x2 कहलाएगा। तो अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं, x1 इंटू 2m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4m इंटू x2। आपको पता है x1 प्लस x2 कितना है, a है। तो यहां से आप क्या ले सकते हैं, x1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स में तो 2x2 हुआ, और x2 यहां पर x1 का वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो कितना आएगा 2x2 प्लस x2 इज इक्वल टू a। तो 3x2 इज इक्वल टू a, x2 इज इक्वल टू कितना आ गया a/3, यानी कि सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ, यहां होगा। तो ये दूरी आ गया कितना a/3, तो ये दूरी कितना होगा बोलिए, 2a/3 होगा, होगा। तो ये 2/3, इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं फिर, x कोऑर्डिनेट होगा a/2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 2a/3। इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकल गया, होगा। अब कोऑर्डिनेट निकल गया तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, आरसीएम क्या लिखेंगे, आरसीएम लिखेंगे a/2 i कैप और प्लस 2a/3 j कैप प्लस 0 k कैप। आ गया, ये आपसे पूछ रहा था, चार ऑप्शन में ये दिया हुआ था, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम में। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। ठीक है,
और संजना क्यों नहीं आई, क्या हुआ? बोल रही थी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आज हम कॉल किए तो बोलती वॉइस के खराब है। अच्छो अच्छो को लपेट ले रहा है ये शादी। एक हम ही हैं शादी कारण एब्सेंट नहीं किए हैं। आप रात में ले जाते तो शादी यहाँ पर कहाँ पर शादी दिन में होता है? आप लोग में कोई जानकारी में है जिनका शादी दिन में? आपके घर में तो शादी नहीं होता है, किसी ओ, दूसरे के घर में अच्छा invitation अच्छा अच्छा। तुमको पता है सारा डिटेल मेरे घर के बारे में पता है तुम्हें क्या? हमको लगा कि कल हम आपको देखे साथ में। ओ, थोड़ा सा सावन में जो अंधा होता है ना उसको हमेशा हरियाली नजर आती है। तो दवाई खाओ। इसको पता ही नहीं कब किससे कहा क्या बोलना चाहिए। सॉरी सॉरी। चलिए हो गया। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस मास सिस्टम हेडिंग दीजिए। जो सेकंड पार्ट था हमारा सिस्टम में, तो डिस्क्रीट ऑल खत्म हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम का। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो भी ज्योमेट्री होगा उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो अब हम समीशन का यूज नहीं करेंगे, अब समीशन की जगह इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नजदीक हो गए हैं, तो अब उसको जोड़ने से नहीं पता चलेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स या बहुत माइन्यूट वैल्यूज में हम चेंजेस देख रहे हैं, तो उसको यदि जोड़ना है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है। यदि पार्टिकल्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होगा, यानी कि एक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस जो कि हम मेजर करना होगा हमें, उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको डिस्क्रीट मास सिस्टम में रखेंगे। और यदि पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पर इग्नोर कर सकते हैं, तो हम उसको कंटिन्यूअस मास सिस्टम में रखेंगे। ज्यादातर मोर देन 80 से 90% केसेस में आपको इसी को पढ़ना है। ठीक है। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सब लोग देखिएगा, अभी लिखना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आगे हमेशा यूज होगा, खास करके 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, मैग्नेटिज्म, ये सब में यूज होगा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। बस यहां मास है, वहां चार्ज हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जब आप 12th में आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म में आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड। वो जैसे वैरी करता है, उसका डेंसिटी होता है, उसी तरह यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यही चीज ग्रेविटेशन में भी यूज होगा और रोटेशन में आगे यूज होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा और जहां डाउट हो पूछेंगे, उसके बाद घर जाके रिवाइज जरूर कीजिएगा, अदरवाइज ये फिर रह जाएगा और यह बहुत जगह पे यूज होगा। ध्यान समझिएगा। तो जैसे कंटिन्यूअस मास सिस्टम ले रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल जैसे लिए थे, कई एग्जाम्पल हैं इसके। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, आपको दिखाने के लिए ये थिकनेस दिखा रहे हैं, हालांकि ये बहुत कम है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर इसका थिकनेस जो है उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सर्कुलर रॉड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया मान लेते हैं कि ए है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इसका लेंथ एल है। ठीक है। लेंथ एल है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक डिस्क हो गया, सर्कुलर डिस्क,
डिस्क, इसको बोलेंगे हम सर्कुलर रॉड, सर्कुलर मेटेलिक रॉड कह लीजिए, और सर्कुलर डिस्क हो गया। उसी तरह हम लोग पास सिलेंडर देखेंगे। ये ज्योमेट्री की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारे ज्योमेट्री जो है वो कंटिन्यूअस मास सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट ज्योमेट्री इसका मतलब सिमेट्रिकल है। अब जैसे ये डिस्क हो गया, ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अबाउट इसका ज्योमेट्री यूनिफॉर्म है या फिर कह लीजिए सिमेट्रिकल है। और ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अबाउट ये ज्योमेट्री जो सिमेट्रिकल है। ठीक है, और ये जितने भी एग्जांपल हैं सब कंटिन्यूअस मास सिस्टम के एग्जांपल हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे मास डेंसिटी का। मास डेंसिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में डेंसिटी भी बोलते हैं। डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी। आप हमको एक चीज बताइए, सेम लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए एक मेटालिक रॉड है जैसे एल्यूमिनियम का है, एक रॉड है, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ एक वुडन रॉड है उसका है। तो चूंकि मास डेंसिटी में चेंज है, इसलिए सेम वॉल्यूम के लिए कौन रॉड ज्यादा मास होगा, किसका वजन ज्यादा होगा? एक एल्यूमिनियम है और एक वुडन है, मास किसका ज्यादा होगा? वुडन का मास ज्यादा होगा। छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि एल लेंथ का मतलब, एल लेंथ मतलब 2 मीटर लेंथ का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए कि 0.1 मीटर स्क्वायर है, तो उतना ही लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया का एक आयरन रॉड मतलब आयरन का रॉड है और एक एल्यूमिनियम का रॉड है। दोनों में किसका मास ज्यादा होगा? आयरन का। एल्यूमिनियम हल्का होता है आयरन के रिस्पेक्ट में। एल्यूमिनियम जो हम लोग मिक्स करके एलॉय बनाते हैं थोड़ा सा उसको मतलब हार्ड बनाने के लिए, जो हम लोग घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं ना, वो एल्यूमिनियम मिक्स होता है, वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता है, क्योंकि प्योर एल्यूमिनियम कम टेम्परेचर पे ही पिघल सकता है। उसमें मिक्स करके उसको एलॉय बनाया जाता है जिससे कि वो स्ट्रांग हो जाता है। वैसा ही एल्यूमिनियम मिक्स करके हम लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं। तो हवाई जहाज का जो भी मेटेरियल जिस मेटल का बना होता है वो भी प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता, मिक्स होता है। ठीक है, और एयरक्राफ्ट में ध्यान ये रखते हैं कि हमारा जिससे उसका पूरा बॉडी बना हुआ है वो मटेरियल हार्ड हो, टफ हो, लेकिन उसका मास कम हो। इसलिए हम लोग उसके मुताबिक कंपोजिट मटेरियल या फिर मिक्स करके एलॉय बनाते हैं, क्योंकि एम क्या है, मास कम हो, उसका वजन कम हो एयरक्राफ्ट का और उस मेटल का, और साथ साथ उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो। इसके लिए बहुत सारा रिसर्च होता है। मटेरियल साइंस पूरा इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ दो इंजीनियरिंग और पैरेलल में चलता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ चलता है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। क्योंकि जो प्रोडक्शन और मैकेनिकल पढ़ते हैं उनको मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। हमने डिजाइन किया, लेकिन वो मटेरियल कौन सा होना चाहिए वो भी तो डिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि एम क्या है, मान लीजिए हमने एक 100 सीसी 98 सीसी का बाइक हमने डिजाइन कर दिया, लेकिन उसके पार्ट्स इतने हेवी रखे कि वो खुद का अपना वेट उठाने में ही उसका 50% फ्यूल जल जा रहा है, तो वो इफिशिएंट बाइक नहीं ना होगा। इसलिए अभी के समय में आप देखेंगे जितना मॉडिफिकेशन हो रहा है बाइक में, स्कूटी में, उसमें ज्यादातर फाइबर या कंपोजिट मटेरियल यूज किया जा रहा है, जिसका कि मास वजन जो है कम होगा। वजन कम होगा तो वो उसका उतना ही इफिशिएंट फ्यूल या फिर उतना ही इफिशिएंट इंजन वर्क करेगा। समझ गए? उसी तरह हम लोग एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं इसी तरह का, कि हम लोग उसके बॉडी इस तरह से बनाए, उसके विंग्स इस तरह से, इस तरह के मटेरियल से बनाए कि उसका खुद का वेट कम हो, स्ट्रेंथ ज्यादा हो, खुद का वेट कम हो। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप खुद समझ पाएंगे। फाइटर क्राफ्ट सबने देखा है, तो फाइटर क्राफ्ट में जहां कॉकपिट होता है, जहां पर कि पायलट बैठा होता है, उसके जस्ट पीछे इंजन होता है, जैसे एग्जॉस्ट होता रहता है फ्यूल। देखा है आपने? एक सिलेंडर एक मतलब एक सिलेंडर और दो सिलेंडर दोनों होता है। जैसे सुकोई MKS सुकोई 31 जो है या 30, उसमें दो इंजन है, उसमें दो एग्जॉस्ट दिखाई देगा आपको। किसी में आप जैसे तेजस है, मैक 2 या मैक 1 की बात कर ले, उसमें एक सिंगल इंजन है वो। ठीक है, समझ गए उसको? LCA बोलते हैं। LCA मतलब, हाँ, LCA नहीं सुने हैं? अच्छा छोड़ दीजिए उसको।
आप इतना समझिए कि एक सिंगल इंजन और डबल इंजन का अलग अलग फाइटर क्राफ्ट होता है। मान लीजिए सिंगल इंजन का है, तो कॉकपिट में जहां पर पायलट बैठा है उसके पीछे में इंजन होता है, तो वहां से एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट होता है, वहां पर टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। जस्ट उसके पीछे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इतना गर्म होता है वो। और वो कॉकपिट में वो आदमी बैठा है पायलट, उसको उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, मतलब उसके कॉकपिट का टेम्परेचर भी 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री, डिफरेंस देख रहे हैं। तो इस तरह का कॉम्पोजिट मटेरियल बनाया जाता है कि वहां से हीट प्रोड्यूस हो रहा है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो भी उसको इंसुलेट करके उसको रोक ले, वहां कॉकपिट तक उसके हीट को ना पहुंचने दे, सो दैट कि कॉकपिट जो है वो गर्म ना हो जाए। समझ गए? तो इस तरह के कंपोजिट मटेरियल्स की लेयर्स बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं? रिक्वायरमेंट है कि वहां पर फ्यूल बर्न होना चाहिए ताकि एग्जॉस्ट हो, थ्रस्ट मिले और एयरक्राफ्ट आगे बढ़े। और यह भी ध्यान में रखना है कि कॉकपिट में पायलट का जो कॉकपिट का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 50 डिग्री या 55 डिग्री या 50 डिग्री 45 डिग्री से ज्यादा ना हो। उसके लिए कंपोजिट मटेरियल्स लेयर्स में बनाए जाते हैं। समझ गए? तो वहां भी इंजीनियरिंग काम करती है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर है या मेटल साइंस इंजीनियर, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा मटेरियल हमको वहां बना के देना है जो कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रोक ले, और साथ साथ ऐसा गर्म भी ना हो कि वो हीट को प्रोपोगेट कर दे। समझ गए? हीट को प्रोपोगेट नहीं कर सके, तो ऐसा कंपोजिट या इंसुलेटिंग मटेरियल बनाया जाता है। समझ पाए? और ऐसा ही बनाया जाता है कि पूरा का पूरा बॉडी गर्म ना हो जाए। मान लीजिए विंग्स ही गर्म हो गया, विंग्स गर्म हो गया तो एक्सपैंड कर जाएगा। विंग हीट होने पर मेटल एक्सपैंड करता है ना, तो विंग ही एक्सपैंड कर जाएगा, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं वो क्रैक हो जाएंगे। वहां से नट बोल्ट पे कसा होता है, एक्सपैंड करना चाहेगा, उसको नट बोल्ट एक्सपैंड होने नहीं देगा, तो वहां से क्रैकिंग शुरू हो जाएगा। तो फाइटर क्राफ्ट में सब अलग अलग पोजीशंस पे आर्म्स होते हैं, सबका अपना अपना है। कोई सरफेस टू सरफेस फाइटिंग मिसाइल होता है, कोई सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, कोई सरफेस टू शिप होता है। अलग अलग मिसाइल्स होते हैं कि फायर करेंगे तो शिप में वो समुद्र में जाएगा, और उसके बाद फिर वो टैपेटो की तरह काम करता हुआ जाकर के हिट करेगा शिप को। अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। कोई न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए बनाया जाता है, उसके लिए अलग सिस्टम बनाया जाता है उसका। ठीक है, आप पढ़िएगा डिटेल में तो और जानिएगा, उसमें सब अलग अलग पोजीशंस पे पॉइंट होते हैं। समझ गए? नहीं समझे? तो उसके लिए अलग सिस्टम बनाया जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। तो ऐसा में यदि हम लोग बात करेंगे कि एक रॉड है, रॉड का सर्कुलर रॉड है ये, तो सर्कुलर रॉड का मास यदि वैरी करेगा सेम वॉल्यूम के लिए, जैसे कैसे वैरी करेगा, यदि हम सेम लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का यदि हम एल्यूमिनियम का रॉड लेते हैं और सेम लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया का हम आयरन का रॉड लेते हैं, तो ऑब्वियसली आयरन का रॉड का मास ज्यादा होगा, इसलिए उतना ही वॉल्यूम में हमको ज्यादा वजन महसूस होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब हम बात कर रहे हैं मास डेंसिटी का। इसमें हम लोग बात करते हैं पहले वन डायमेंशन का। वन डायमेंशन को ध्यान से समझना है। वन डायमेंशन की बात करते हैं, तो वन डायमेंशन में ध्यान से समझिए। एक रॉड है जिसका लेंथ L है और मास उसका M है। ठीक है? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मास डेंसिटी का। मास डेंसिटी तो कैसे निकलेगा? यदि हम बात करें कि L मीटर लेंथ इज हैविंग कैपिटल M मास होगा। L लेंथ के पास, L मीटर जो लेंथ है उसके पास कितना मास है? तो 1 मीटर लेंथ के पास कितना मास होगा? M/L होगा ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ मास इन 1 मीटर लेंथ कर रहा है। ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, हम भी जब थे आगे क्लास में तो ये सोचते थे कि सर यहां 1 मीटर कहां, यहां L है। नहीं समझे? मैंने क्या लिख दिया? अमाउंट ऑफ मास इन 1 मीटर ले लिया, तो L है। 1 मीटर कहां है? 1 मीटर यहां है।
ठीक है, हम भी सोचते थे ऐसा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो m बाई एल मतलब हो गया कि मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब ही हो गया कि इतना अमाउंट ऑफ मास 1 मीटर लेंथ में होगा, ठीक है। और यही अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर। और इसी को हम लोग बोलेंगे लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे मास डेंसिटी। मास डेंसिटी फॉर वन डायमेंशन, ठीक है। तो मास डेंसिटी फॉर, इसको ऐसे कर सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर मतलब लाइन, तो लेंथ के लिए हम लोग मेजर कर रहे हैं इसको। और ये क्या हो गया, इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर। और यही लैम्डा बराबर क्या कहलाएगा, m बाई एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग भूल जाएंगे बाद में जाकर के, इसलिए याद रखने के लिए हम स्टार कर दिए हैं। आप ये स्टार मार्क कीजिएगा। लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मतलब जो भी लेंथ दिया है, मान लीजिए 5 मीटर है और उसमें मान लीजिए 6 केजी उसका मास है, तो 6 केजी बाई 5 मीटर या जो भी लेंथ है उसका, उसको डिवाइड करेंगे तो वो उसका लैम्डा बताएगा, यानी मास पर यूनिट लेंथ बताएगा, यानी लीनियर मास डेंसिटी बताएगा, ठीक है। अब हमको पता करना है, मान लीजिए कि उसका बहुत ही छोटा, ये एलिमेंटल लेंथ है dx। dx dx क्या है, स्मॉल एलिमेंटल लेंथ। स्मॉल एलिमेंटल लेंथ, इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि 5 मीटर लेंथ है और मास 6 केजी है, तो लैम्डा कितना हो गया, 6/5। हमको पता करना है कि ठीक है 6/5 उसका 1 मीटर लेंथ में मास हो गया, लेकिन हमको चाहिए 0.01 केजी, 0.01 मीटर लेंथ में कितना मास होगा। ये छोटा सा लेंथ में मास कितना होगा, लेंथ कितना है dx। पहले क्या किए हम, पहले हम लिखे कि 5 मीटर लेंथ में मास 5 केजी है, 6 केजी है, कहां था, ये देखिए, लेंथ को कितना माने हैं 5, मास कितना माने हैं 6, तो 5 मीटर लेंथ में मास कितना है 6, तो 1 केजी 1 मीटर लेंथ में कितना है 5, 6/5, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ठीक है 1 मीटर लेंथ में 6/5 है, हमको पता करना है 0.01 मीटर लेंथ में क्या होगा, 0.001 मीटर लेंथ में मास कितना होगा, वो 0.001 कितना है dx। तो dx लेंथ में मास क्या होगा, और dx लेंथ के मास को हम क्या बोल सकते हैं, dm, ठीक है। dm क्या हो गया, dm हो गया स्मॉल एलिमेंटल मास इन स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dx। समझ पाए, तो अब हम लोग वही रूल फॉलो कर रहे हैं कि 1 मीटर लेंथ में मास कितना है m/l, हमको कितने मीटर लेंथ में देखना है dx लेंथ में। तो अब यहां पर हम लिखना चाह रहे हैं मास अमाउंट ऑफ मास इन dx लेंथ, तो क्या आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग, m/l इंटू dx लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर लैम्डा इंटू dx। और इसी, ये जो मास है, इसी मास को हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग में कोई ये बता सकता है कि लैम्डा dx का यूनिट क्या होगा, जो सर्कल किए हैं उसका यूनिट बता दीजिए, केजी। इसलिए dm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केजी को।
होगा? यूनिट सेम आ रहा है ना? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका यूनिट है केजी, इसलिए हम किसके बराबर दिखा रहे हैं? डीएम, यानी स्मॉल मास। इसका भी यूनिट क्या होगा? केजी। इसीलिए लैम्डा इंटू डीएक्स की जगह पर हम केजी या फिर लैम्डा इंटू डीएक्स बराबर हम उसको डीएम मान सकते हैं। डीएम हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो जो छोटा सा एलिमेंटल लेंथ है ना, उसमें कितना मास है, ऑब्वियसली वो कैपिटल एम के बराबर तो नहीं होगा। यदि स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं, उसमें जो मास अवेलेबल होगा वो तो बहुत छोटा मास होगा ना, तो उसको हम एम थोड़ी ना बोलेंगे, उसको तो हम डीएम बोलेंगे। डीएम ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्मॉल एलिमेंटल लेंथ में कितना अवेलेबल मास है। ठीक है, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका यदि हमको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो ये चूंकि लेंथ यहां पूरा का पूरा यहां पर ये यूनिफॉर्म मास है, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट है, यहां है यहां नहीं है, यहां है यहां नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म लेंथ है तो हमको वहां इंटीग्रेशन का रोल यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ वन डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए कर रहे हैं, जिसमें उसका विड्थ नहीं है, सिर्फ लेंथ है। जब हम आ जाएंगे टू डायमेंशन में तो उसके लिए यूज करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, वन डायमेंशन लिखा हुआ है ना, तो वन डायमेंशन में हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम ध्यान से समझिएगा क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो आगे दिक्कत आएगा। लेंथ रॉड का कितना है? एल। एल लेंथ का रॉड है और उस एल लेंथ का रॉड का मास कितना है? कैपिटल एम। ठीक है, तो हमने क्या किया, एल मीटर लेंथ इज हैविंग मास कितना? एम। तो 1 मीटर क्या होगा? सब जानते हैं एम बाई एल। इसी को हम क्या मानते हैं? अमाउंट ऑफ मास इन 1 मीटर लेंथ। तो वह उसी को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। क्योंकि वन डायमेंशन है इसलिए लीनियर, तो लैम्डा बराबर हो गया एम बाई एल। ये लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम 1 मीटर लेंथ में निकाल लिए मास कितना है, तो हमको डीएक्स लेंथ में चाहिए, तो हम उसको क्या किए? अमाउंट ऑफ मास इन डीएक्स लेंथ, तो एम बाई एल तो पहले से है, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको हम लैम्डा कहे और डीएक्स डीएक्स हुआ, इसको कंबाइंडली हम कर रहे हैं डीएम। ये स्मॉल एलिमेंटल मास है जो कितने लेंथ में अवेलेबल है? डीएक्स लेंथ में अवेलेबल है। ठीक है, तो जहां डीएम लिखेंगे इसका मतलब लैम्डा इंटू डीएक्स होगा और लैम्डा एम बाई एल से आएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए लिखेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग समस्याओं के साथ अभी लिखे नहीं, सिर्फ देखिए यहां पर 2 मिनट के लिए। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल ज्योमेट्री है हमारे पास जिसका कि एरिया जो है कैपिटल ए है। ठीक है, और इस ज्योमेट्री का मास कितना है? एम। इससे पहले 1 डायमेंशन में हम क्या लिए थे? लेंथ एल था और मास कैपिटल एम था। यहां पर लेंथ की जगह पर एरिया की बात होगी क्योंकि 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, तो यहां पर एरिया हो गया ए। अब वो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से आए वो अलग बात है, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो एरिया हो गया ए और मास हो गया एम। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए मीटर स्क्वायर एरिया हैविंग कितना मास है? मास कैपिटल एम है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का क्या मास होगा? ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मतलब अमाउंट ऑफ मास अवेलेबल लेवल इन 1 मीटर
1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा ऐसा, ठीक है। और इसका नाम हम देंगे सिग्मा। सिग्मा इसका नाम रखें, वहां लैम्डा यूज किए थे, यहां सिग्मा यूज कर रहे हैं। तो सिग्मा क्या है? अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे, वहां लीनियर यूज किए थे, यहां एरिया मास डेंसिटी, इसको बोलेंगे एरिया मास डेंसिटी। और इसका यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको पता करना है स्मॉल एलिमेंटल एरिया। मान लीजिए कि हम स्ट्रिप लेते हैं इस तरह से, तो एलिमेंटल स्ट्रिप लिए, तो एलिमेंटल स्ट्रिप का लेंथ ए है, तो इसका लेंथ भी ए हो गया, और ये थिकनेस हम ले रहे हैं dy, ठीक है। तो ये एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? डीए क्या होगा? डीए बराबर क्या होगा? ए इंटू डी वाई होगा ना। और y का इंटीग्रेशन करेंगे तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना, जो इसका हाइट होगा, हाइट मान लीजिए कि b है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो ये सिग्मा, तो सिग्मा में हम इसका एलिमेंटल एरिया तो डीए हो गया। अब ये एलिमेंटल एरिया में जितना मास होगा, तो हम क्या लिखेंगे उसको? इसको लिखेंगे, इसमें मास को हम क्या मानेंगे? डीएम। तो डीएम क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एलिमेंटल मास अवेलेबल इन डीए एलिमेंटल एरिया, ठीक है। तो डीएम क्या होगा? डीएम बराबर हो जाएगा कितना, इसमें हम यूज करेंगे तो एम बाई ए इंटू डीए होगा। और यही क्या कहलाएगा? सिग्मा इंटू डीए। और ये क्या हो जाएगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां सिग्मा बराबर क्या होगा? दिस इंप्लाइज सिग्मा बराबर हो जाएगा एम बाई ए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी लिखना नहीं है, 2 मिनट देख लीजिए, रुक जाइए। तो यहां से हमने क्या किया? एरिया मास डेंसिटी डिफाइन कर दिया। इससे पहले लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन किया। अब इसके बाद हम वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी के लिए 3 डायमेंशनल मास डेंसिटी, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल मास ज्योमेट्री, हम सिंपल एक ज्योमेट्री ले रहे हैं। हम सिलेंडर भी ले सकते हैं, हम एक स्फीयर भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक क्यूब लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ठीक है, एक क्यूब लेके चल रहे हैं। अब इस क्यूब में मान लीजिए कि हम इस तरह से एक ज्योमेट्री ले, जैसे यहां से इस तरह से ले ले, ठीक है। और ये हाइट यहां तक ले, हाइट यहां तक लेंगे इस तरह से, तो हमारे पास एक ज्योमेट्री कैसा बनेगा? सॉरी, यहां से ये हाइट हो गया, और यहां से इस तरह से एक लेंथ हम लोग ले सकते हैं यहां पर। ऐसा ज्योमेट्री कहलाएगा एक। देखिए ध्यान से, एक हमने क्या लिया है? रेक्टेंगल लिया है ना। तो यहां पर एक रेक्टेंगल इस तरह से डिफाइन होगा, इस तरह से एक रेक्टेंगल डिफाइन हो गया। एक रेक्टेंगल स्ट्रिप हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो एक रेक्टेंगल स्ट्रिप जो है, उसका ये लेंथ मान लीजिए कि dx है, और ये सॉरी dy है, और ये लेंथ को हम dx मान रहे हैं। तो ये एरिया क्या होगा? da बराबर क्या होगा? dx इंटू dy होगा। और हाइट मान लीजिए कि c है, तो इंटू एरिया इतना हो गया। dv क्या होगा? dx इंटू dy
इंटू सी होगा। एक रेक्टेंगल स्ट्रिप लिया हमने और उसको हाइट तक ऊपर तक ले लिया, तो उसका dx उसका विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, और dy उसका विड्थ हो गया। तो एक क्रॉस सेक्शन मतलब एक एरिया मिल गया हमको, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन एरिया मिला, उसको हाइट सी तक ले गए हम। तो सी तक हाइट ले गए तो हमको एक कैसा मिल रहा है ज्योमेट्री, एक रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन एरिया का एक हमको क्यूबाइड मिल रहा है ना। जैसे आप वो ब्रेड का आप देखिएगा, जो ब्रिक होता है, जो ब्रेड हम लोग यूज करते हैं, ब्राउन ब्रेड या फिर जो भी ब्रेड होगा, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो स्क्वायर होता है, और उसका लेंथ होता है, जो स्लाइस कटे होते हैं, छोटे छोटे स्लाइस से मिलकर के वो पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री बनता है। तो वो क्यूबाइड शेप का होता है, क्योंकि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना उतना सिर्फ लेंथ नहीं होता, लेंथ ज्यादा होता है। जैसे ईटा आपने देखा है, ब्रिक, तो ब्रिक में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, ब्रिक का विड्थ कितना होता है। जो स्टैंडर्ड साइज का जो एक ब्रिक होता है, जो हम लोग इधर अपने सराउंडिंग में यूज करते हैं, उसका जो विड्थ होता है वो 5 इंच का होता है। उसका जो हाइट होता है, थिकनेस, हाइट जिसको कहेंगे, वो 3 इंच का होता है, और लेंथ होता है 10 इंच का। एक स्टैंडर्ड साइज होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा ज्योमेट्री मेजर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से इस कॉलम से इस कॉलम का लेंथ जो है मान लीजिए 120 इंच है, मतलब कितना हो गया 120 इंच, मतलब कितना फिट हो गया वो 120 डिवाइड बाई आप कर दीजिए 12, तो 10 फीट हो गया। तो 10 फीट ज्योमेट्री है, आप उसको 120 इंच ले रहे हैं, तो 120 इंच है, और एक ब्रिक है, एक ब्रिक है, तो एक ब्रिक में ये लेंथ कितना है, ये लेंथ 5 इंच है, शॉर्ट में डबल डैश दिखाते हैं इंच को, ठीक है। और ये हाइट कितना है 3 इंच है, और ये लेंथ कितना है, समझ गए। ब्रिक देखा है ना आपने, तो ब्रिक का साइज कुछ इस तरह का है, तो उसमें जो ये विड्थ हो गया वो 10 इंच 5 इंच हो गया, हाइट 3 इंच हो गया, और विड्थ कितना हुआ, लेंथ कितना हुआ 10 इंच। उस ब्रिक को यहां हम ऐसे कंटिन्यूअस लगा दें तो कितने ब्रिक वहां से वहां लगेंगे, लेंथ वाइज लगा देंगे तो मतलब ऐसे, इस तरह से अरेंज कर दें तो, अरे 120 इंच है, एक ब्रिज जो है ब्रिक है वो 10 इंच का है, तो 12 लॉट लगेंगे उसमें, तो 12 ब्रिक जो लगेगा वो एक लेंथ पूरा कवर कर लेगा। हाइट मान लीजिए कि आप ऐसा अंज्यूम कर लीजिए कि 96 इंच है, ठीक है, थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग बता रहे हैं आपको, ठीक है। हाइट मान लीजिए 96 इंच है, और 1 इंच कवर करता है उसके बीच में जो हम लोग मटेरियल जो ये यूज करते हैं, सैंड और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है उसको यूज करते हैं, 1 इंच वो लेता है, 3 इंच इसका हाइट है, तो 4 इंच हो गया, तो 96 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, अरे 96 डिवाइड बाई 4 कितना हुआ 24, तो 24 ब्रिक्स हाइट में लगेगा, और 10 ब्रिक ऐसे लगेगा, तो 24 इंटू 10 कितना हो गया, एग्जैक्टली 204 ब्रिक लगेगा। आपके पास 204 ब्रिक हैं, आप ही जोड़ के बताए हैं, कितना हो गया टोटल 10, 12 कहां था, 10 था ना, 12 था, तो 12 और ऊपर 24, तो 24 और इंटू 10 कितना हो गया 200, 360 हो गया, तो 360 ब्रिक लगेंगे टोटल इसमें, समझ पाए। तो आपको यदि लेंथ और विड्थ पता है तो आप नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग सारा कैलकुलेशन होता है, एस्टिमेशन बनता है कि इसमें इतना साइज का है कितना लगेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं, तो उतना एरिया उसने कवर किया। अब यहाँ पे आइए मुद्दा पे हम लोग जो बात करते हैं कि इतना हमने ब्रिक ले लिया, इतना एरिया, इतना वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, क्योंकि क्यों डीवी में और डीए में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आगे जाकर बहुत यूज करना पड़ेगा आपको। डीए में 2 डायमेंशन है, डीवी में 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो 3 अलग अलग डायमेंशन से बनेगा,
और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, जो कि 2 डायमेंशन से बनेगा। इसीलिए ये जो एरिया हुआ ये 2 डायमेंशन हो गया, हाइट ले लिए तो 3 डायमेंशन। समझ गए इस बात को? अब इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो इसको यूज करेंगे हम लोग किस तरह से, देखें यहां पर। ये ज्योमेट्री हमारे काम का है, ठीक है। तो हमको कहना है कि यदि V मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास कितना है m, ठीक है। इसमें टोटल मास कितना है m है, वॉल्यूम कितना है v। तो इसका लेंथ मान लेते हैं, इसका a एरिया हो गया, लेंथ और विड्थ हो गया a। तो वॉल्यूम v बराबर क्या कहलाएगा, v बराबर a इंटू c, इसका वॉल्यूम हो गया। अब 2 मिनट ध्यान से देखिए, तो v मीटर व्यू में वॉल्यूम में मास कितना है m, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास कितना होगा m बाई v। और ये क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ मास अवेलेबल इन कितना 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। और इसी को दिस इंप्लाइज n बाई v बराबर क्या कहलाएगा, डेल्टा बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को कहते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। तो अब हमसे ये पूछा जाए कि इतने से जो वॉल्यूम है इसको हम डीएम बोल रहे हैं, तो डीएम बराबर, इस डीएम मास कितने के वॉल्यूम के बराबर होगा, dx इंटू dy इंटू सी होगा। और ये कैसे आएगा, तो ये डीएम आएगा कैसे, डीएम बराबर आएगा m बाई कितना v इंटू dv होगा, m बाई v इंटू dv। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, केजी, इसलिए डीएम के बराबर होगा, ये डीएम के बराबर, और इसका यूनिट क्या होगा, केजी। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये डीएम बराबर क्या आएगा, डीएम बराबर आ जाएगा डेल्टा इंटू, इससे पहले में कितना था, सिग्मा बराबर, डीएम बराबर सिग्मा इंटू डीए, यहां डीएम बराबर डेल्टा इंटू डीवी। इसका मतलब ये वॉल्यूम के बारे में जिक्र कर रहा है और ये एरिया के बारे में जिक्र कर रहा है। इससे पहले जितना आया था क्या आया था, डीएम बराबर लैम्डा इंटू डीएक्स। ये लेंथ के बारे में मेजर कर रहा है, ये लेंथ के लिए है, ये वॉल एरिया के लिए है, और ये बस यही तीनों में पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और इसी में थोड़ा सा आपका हालत खराब हो जाएगा, इसके आगे चलेंगे तो और ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आज जाके रिवाइज कीजिएगा, तब हम कल इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। एक रॉड का निकालेंगे, फिर रिंग का निकालेंगे, फिर डिस्क का निकालेंगे, फिर सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग का निकालेंगे, और निकालते ही चले जाएंगे। फिर निकालेंगे हम लोग सिलेंडर का, हॉलो का, सॉलिड का, उसके बाद हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, और आप लोग का साथ रहा तो इंसेंट्रिक, मतलब कि ऐसा ज्योमेट्री, थोड़ा डिफिकल्ट ज्योमेट्री का भी निकालेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म का भी निकालेंगे। आप कहिएगा तो ट्रायंगुलर पिरामिड का भी निकाल लेंगे, और आप लोग ने साथ दिया तो हम लोग स्क्वायर पिरामिड का भी निकाल लेंगे।